हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है इंडियन सेंसस 2026 यानी भारत की जनगणना शुरू हो चुकी है। और जनगणना को लेकर के बहुत सारे दिमाग में प्रश्न हैं लोगों के कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की ये वीडियो देख लेना आप। आज की वीडियो देख करके आप बिल्कुल बिना टेंशन के हो जाएंगे। हम यहाँ पर हर बात आपको बताएंगे शुरू से एंड तक, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडिया में पहली बार कब हुई थी और क्या क्या हमें सूचना देनी है जब इन्यूमिनेटर यानी प्रगणक हमारे घर पे पहुंचे। तो सारी बात इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन सेंसस 2026 और बड़े अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे आज, तो समझ के चलना थोड़ा सा। तो देखिए हम थोड़े से पहले परिचय की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जनगणना अगर पूछे जाए तो जनगणना एक प्रकार से राष्ट्रीय सर्वेक्षण है और ये बताता है कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में टोटल जो ह्यूमन बीइंग है, जो जनसंख्या है हमारी कितनी हो चुकी है, इसको पता लगाने के लिए समय समय पर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। यानी जो जन है, जन मतलब लोग हैं, उनको काउंट किया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन इस समय कितनी हो गई है। तो आपको जनगणना समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए जनगणना क्या है, राष्ट्रीय स्तर का क्या है, सर्वेक्षण है। उसके बाद देखिए कब होती है, हर 10 वर्ष को होती है। अब कहोगे कि भाई 2011 में हुई थी, 2021 में होनी चाहिए थी, तो लेकिन आपको भी पता है, मैं आगे भी और थोड़ी सी चर्चा करूंगा। फिलहाल बता दूं क्योंकि उस समय चल रहा था कोविड एरा, मतलब कोरोना, इस वजह से वो समय पर नहीं हो पाई। तो अभी और हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो हर 10 वर्ष पे क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1872 में। कई बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जनगणना कब हुई थी। तो सबसे पहले 1872 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। ये दोनों ही प्रश्न जनगणना से रिलेटेड और जनगणना से रिलेटेड टॉपिक हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार जनगणना से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप तैयार रहें, ठीक है। अब अगर हम बात करें पिछली जनगणना कब हुई थी, तो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। हमें ये भी पता होना चाहिए। अब 10 साल अगर की हम बात चले तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाई कोविड के कारण, ठीक है। एक बात और हम अब जो जनगणना हो रही है हमारी कौन सी हो रही है, 2026-27, ठीक है। और ये कौन से नंबर की, 16वें नंबर की है। तो ये आप कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनगणना 2026-27 का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं। तो ये भारत की कौन सी 16वें नंबर की जनगणना है, लगभग 16 वर्षों बाद आयोजित हो रही है। अब मैंने पहले शुरू में बता दिया था इतनी लेट क्यों हो गई, तो लेट होने का कारण था भाई कोविड का, कोरोना चल रहा था, इस वजह से उस समय सही समय से ये जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा सा लेट है। लगभग 16 वर्षों के बाद ये आयोजित हो रही है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अगर आपसे पूछेगी भारत की पहली डिजिटल जनगणना तो कौन सी, 2026-27 बताओगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जनगणना हुई है वो ऑफलाइन हुई है, लेकिन इस बार डेटा बिल्कुल ऐप में प्रगणक जब आपके घर जाएगा तो वो ऑनलाइन भरेगा। और दूसरा सुविधा गवर्नमेंट ने इस बार आपको ये भी दी है कि आप खुद भी इसको भर सकते हैं। अगला वीडियो हम इसी पे बनाने वाले हैं कि अगर इन्यूमरेटर अगर नहीं आ रहा है, जैसे बाद में आएगा, तो खुद कैसे भरना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में ही जानेंगे। तो पहली डिजिटल जनगणना है, ये आप याद रखेंगे। देश भर में लगभग 3 मिलियन 30 लाख कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोगों को मिलकर के, खास करके शिक्षक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और सब मिलकर के लगभग 30 लाख कर्मचारी इस बार इसमें लगने वाले हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनगणना के चरण की बात कर लें तो ये जो हो रही है 2 चरणों में हो रही है। पहला क्या है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग गणना, और ये अभी अप्रैल 2026 से, क्योंकि अब बहुत जल्द ही लगभग 16 या 18 अप्रैल से या कहीं कहीं पे शुरू हो गई है। जो प्रगणक है, इन्यूमरेटर है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं बता दूं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, गांव गांव जाकर के सबसे पहले घरों को चिन्हीकरण करेंगे, कितनी संख्या में क्या है, हाउस है, घर है, ठीक है। तो ये काम शुरू होगा पहले चरण में, यानी हाउस लिस्टिंग। दूसरा होगा जनसंख्या जनगणना, जो कि पॉपुलेशन की गिनती होगी, वो होगी फरवरी-मार्च 2027 में, क्योंकि ये लंबा चलने वाला प्रक्रिया, कम से कम 1 से 1.5 साल में कंप्लीट होगी। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ स्पेशल डेट्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। सामान्य क्षेत्र जैसे 1 मार्च 2027 और पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड वगैरह है तो इसमें 1 अक्टूबर 2026 के आसपास यहाँ पे जनगणना देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो पहली बार, सबसे पहले देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, पहली बार ये डिजिटल जनगणना है, टोटल डिजिटल, कोई ऑफलाइन काम नहीं होगा। मोबाइल पे आप डेटा खुद भी भर सकते हैं और या फिर जो इन्यूमरेटर आएगा, प्रोग्राम आएगा, वो खुद भी आपका भरेगा। लेकिन टोटल अभी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, खत्म मत करना, मैं थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न, क्योंकि 33% आपसे पूछे जाएंगे इस बार जनगणना में, तो हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो पर रुके रहें। तो देखिए सबसे पहले ये एक डिजिटल जनगणना है, मोबाइल ऐप पर होगी टोटल। उसके बाद देखिए इस बार स्वयं पंजीकरण की, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का भी यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा। जैसे एसआईआर में भी सेल्फ का था, इस बार भी जनगणना में भी आपको सेल्फ भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जब भी आप अपने जनगणना का डेटा खुद भर रहे हैं तो सबसे पहले डेटा बिल्कुल सही भरें, और दूसरे के बाद आपको एक आईडी जनरेट होगी, तो उस आईडी को एक पर्चे पे सही से लिख के रख लें, और जब ट्रेनर पूछे तो वो आपकी आईडी जनरेट करके ही आपको वेरीफाई करेगा। तो अगर खुद भर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी जाति आधारित भी ये गणना है, एक प्रकार से 1931 के बाद पहली बार हो रही है, और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ये होगा कि हम जैसे ही ऐप पर इस डेटा को भरेंगे ये अपने सर्वर पे पहुंचा देगा, मतलब डायरेक्ट सिस्टम पे चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनगणना में पूछे जाने वाले विषय क्या हैं, यानी क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, 33 सवाल इस बार पूछे जाएंगे। 33 सवाल आपसे ही रिलेटेड होंगे। कुछ सवाल यहाँ पर हमने लिए हैं और बाकी हम एक वीडियो इसका बहुत जल्द लाने वाले हैं, उसमें सिर्फ ये बताएंगे कि वो 33 सवाल आपसे कौन कौन से पूछेगा। तो आज हम कुछ चुनिंदा सवाल लेके आए, जैसे कि परिवार के सदस्य आपसे वो पूछेगा कि परिवार में कितने सदस्य हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कितनी है, वो लिंग है, मेल है या फीमेल है। एजुकेशन वो आपसे पूछेगा कि एजुकेशन में कितने पढ़े हुए हैं, परिवार के मेंबर कितने कितने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो उनका व्यवसाय क्या है, रोजगार क्या है, कृषि कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या कोई नौकरी में है, किसी भी विभाग में है, तो वो सारा डेटा आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आवास की स्थिति, आवास की स्थिति में भी ये पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के आवास में रह रहे हैं, कच्चा है, पक्का है, लेंटर है, प्लास्टर है, मतलब टोटल चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको जवाब। बिजली के बारे में, आपके पास बिजली का कनेक्शन है या नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। पानी की सुविधा है, शौचालय घर में है या नहीं, ये सारी बात आपसे पूछी जाएगी, तो ये सही सही हमें जवाब देना है। उसके बाद जाति और सामाजिक स्थिति भी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा कितने मेंबर शादी किए हुए हैं, और आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो सही डेटा हमें देना है, जिससे आगे हमें कोई समस्या ना आए। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने ले लिए हैं, बाकी एक वीडियो पूरा इस पे ही हम लेकर आएंगे, जिसमें 33 प्रश्नों के आपको जवाब मेरे को कौन कौन से पूछे जाएंगे। अब देखिए जनगणना का महत्व, जनगणना क्यों होती है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जनगणना देखिए सरकार की योजनाओं के लिए आधार है। भाई अगर हम ऐसे समझे कि अगर परिवार के मेंबरों का हमें पता है कि हमारे परिवार में 8 मेंबर 7 मेंबर हैं, तभी जाके हम अच्छे से अपनी योजनाएं बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए सरकार के लिए भी योजनाओं को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है उस चीज की कि हमारी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है भारत के अंदर, तो ये हमें इसलिए जनगणना करानी पड़ती है। संसाधनों का वितरण, अब हमें सही आंकड़े पता चल जाते हैं तो हम जो जैसे संसाधन जो भी है उनकी वितरण आसानी हो जाता है। उसके अलावा शिक्षा, एजुकेशन है, हेल्थ है या फिर रोजगार है, वो हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है कि किस प्रकार से हमें रोजगार देना है, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार कर रहे हैं, सारी चीजें हमें क्लियर यहाँ से हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए संसद विधानसभा सीटों का निर्धारण, क्योंकि आप जब पॉलिटी हम पढ़ाते हैं तो पॉलिटी में भी ये बताता था कि भाई जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो अब कहीं पे जनसंख्या बढ़ेगी, कहीं पे बढ़ेगी, घटने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर सीटों पे भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वो हम एक टॉपिक लेंगे कुछ समय के बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक योजना का निर्माण, जितनी भी आर्थिक से रिलेटेड योजनाएं होती है वो सब जनसंख्या को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कानूनी आधार क्या है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सूचना हमें गलत नहीं देनी है, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देनी है। तो देखिए इसमें जनगणना के लिए सेंसस एक्ट 1948 के तहत ये होती है और सभी नागरिकों को सही जानकारी देना अनिवार्य है।
अगर किसी प्रकार की आप जानकारी छुपाते हो, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो भैया बाइक से चलता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई सरकार आपसे ले नहीं रही है, वो चाह रही है कि हम सही जानकारी हमें मिल जाए, जिससे कि हमारे जो संसाधन है, जो सीटों का मतलब जो सीटें हैं लोकसभा विधानसभा की, वो सही से बन पाए। तो हमें डेटा बिल्कुल सही देना है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2026 की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिजिटल साक्षरता। अभी क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि हम ये खुद भी भर सकता है, लेकिन कौन भर लेगा, जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि ऑनलाइन होगी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा डिजिटल साक्षरता है, तो सबको डिजिटल आधारित जानकारी नहीं होती, तो ये एक प्रकार की क्या है, चुनौती है हमारे लिए। उसके बाद देखिए डेटा सुरक्षा, क्योंकि एक प्रकार से क्योंकि हम अपना डेटा दे रहे हैं, तो प्राइवेसी का भी थोड़ा इशू बना रहता है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। ठीक है। उसके बाद देखिए बड़े पैमाने पर जनसंख्या है और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच है। तो जो इन्यूमरेटर है, थोड़ा दूर दराज तक पहुंचने में समस्या, ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन इससे जनगणना पर कोई असर नहीं होगा, ये कंप्लीट आराम से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप निष्कर्ष पे आते हैं, तो जनगणना 26-27 भारत के विकास के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। डिजिटल तकनीक से ये अधिक सटीक और तेज होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, डिजिटल रूप से हो रही है, मोबाइल ऐप से होगी, तो बिल्कुल आसानी से और बढ़िया तरीके से बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद भविष्य की नीतियों का आधार बनेगी। ये जो जनसंख्या निर्धारण होगी यहाँ पर, ये जनगणना जो होगी, इसके बाद जो जनसंख्या निकल के आएगी भारत की, जो नीतियां बनेगी उसी आधार पर बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दबा के शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं यही लाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो 33% पूछे जाएंगे, हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में कि वो 33% कौन कौन से होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।